आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विवेक द्विवेदी। आज टॉक विद विवेक इस शो में आज का 8वां एपिसोड है। आज हमारे साथ डॉक्टर ब्रिजेश दुबे। डॉक्टर ब्रिजेश सर, आपका स्वागत है और नमस्कार। डॉक्टर ब्रिजेश दुबे ये लैप्रोस्कोपिक एंड बैरियाट्रिक सर्जन है और आपका हमारे टॉक विद विवेक के 8वें एपिसोड में सर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मोटापा या ओबेसिटी। जैसा कि आपको सबको पता है कि समाज में जब से ये थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हुआ है अपने देश में या हर वर्ल्ड के हर कंट्री में, तब से लोगों में वजन ज्यादा होना, मोटापा बढ़ना एक तरह से एपिडेमिक बोल सकते हैं। ये बहुत शहरों में तो बहुत ही ज्यादा है, गांव में बल्कि कम है। तो इसके बारे में आज हम डॉक्टर ब्रिजेश दुबे सर से बात करेंगे, जो कि लैप्रोस्कोपिक एंड बैरियाट्रिक सर्जन हैं। तो ब्रिजेश सर, आपका फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी आप आंसर देंगे वो हमारे दर्शकों को सिंपल भाषा में देंगे, सरल भाषा में देंगे, क्योंकि ये हम जो शो जो भी बना रहे हैं, जो भी ये इंटरव्यू ले रहे हैं आपका, ये सामान्य लोगों के लिए है। तो आप कृपया अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश दुबे है। मैं एक लैप्रोस्कोपिक पीडियाट्रिक और हर्निया सर्जन हूँ। मैं 2003 में अपना MS KM हॉस्पिटल से करके और फिर मीरा रोड में प्रैक्टिस शुरू किया था मैंने। अब मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पर 19 से 20 साल होने आया है। तब से मैं यहाँ मीरा रोड, बोरीवली, मलाड इस एरिया में प्रैक्टिस करता हूँ। इस दौरान मैं सऊदी में भी 1 साल प्रैक्टिस किया है और पिछले 5.5-6 साल मैं वोखाड़ हॉस्पिटल मीरा रोड का भी हिस्सा रहा हूँ। वहां पर भी मैं एज ए जनरल और लैप्रोस्कोपिक सर्जन था। पिछले कई सालों से मैंने अपने लैप्रोस्कोपी के लिए फेलोशिप किया है। पीडियाट्रिक सर्जरी और हर्निया सर्जरी में एडवांस फेलोशिप करके अब मेरा कोर प्रैक्टिस सिर्फ हर्निया और पीडियाट्रिक सर्जरी पर मेरा ज्यादा जोर है, पर मैं हर प्रकार के एडवांस लैप्रोस्कोपी जो दूरबीन द्वारा सर्जरी की जाती हैं वो सारी सर्जरी प्रैक्टिस करता हूँ। थैंक यू सर। एक बार आपसे फिर हम रूबरू होते हैं और हमारे शो में आज डॉक्टर ब्रिजेश दुबे, जो कि लैप्रोस्कोपिक एंड बैरियाट्रिक सर्जन है और टॉक विद विवेक का ये 8वां शो है। सर, सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि मोटापा या ओबेसिटी है क्या चीज? ये बेसिकली कैसे आप बोलते हैं कि ये इसको मोटापा है? क्या उसका मापदंड क्या है, प्लीज बताइए। एक शब्द तो आपने बहुत ही अच्छा यूज किया था डॉक्टर साहब की, एपिडेमिक। तो ओबेसिटी आजकल एक एपिडेमिक का रूप धारण कर चुका है। अब इसको डिफाइन करने के लिए या इसकी परिभाषा देने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत ही सरल शब्दों में उसको बताया है कि जब शरीर की चर्बी की मात्रा इतनी बढ़ जाए कि आपके सेहत पर उसका दुष्परिणाम होने लगे, तब उसे ओबेसिटी कहा जाता है। अब इससे ज्यादा सरल भाषा में और कोई डेफिनेशन नहीं आएगा। जब आपका मोटापा या आपके शरीर की चर्बी आपके शरीर पे बहुत ही हानिकारक परिणाम देने लगे, वो ओबेसिटी। सर, जैसे नॉर्मल आदमी के लिए आजकल गूगल देखकर लोग पता कर लेते हैं कि हमारा मोटापा है कि नहीं है। मॉडरेटली ज्यादा, एक बोलते हैं नॉर्मल है, फिर क्या मॉडरेट ओबेसिटी, और फिर क्या बोलते हैं उसको सीवियर ओबेसिटी जो भी है। तो बॉडी मास इंडेक्स एक चीज होती है जो कि आम आदमी कोई भी देख सकता है। जैसे हर आदमी डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता, पहले देखना चाहता है हमारा मोटापा में आता है कि नहीं आता ओबेसिटी। तो BMI का कितना रोल है ये मापदंड निर्धारित करने में? ओबेसिटी को मापने के लिए तो वैसे बहुत सारे मापदंड हैं, पर अगर सबसे सिंपल चीज देखी जाए जो कि हर डॉक्टर, हर एक आम आदमी उसको समझ सके, उसे हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स या BMI। तो इसमें इंसान की हाइट और उसका वेट, वो एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले में डालकर जो अंक आता है उसको हम BMI कहते हैं। तो एक नॉर्मल इंसान जिसका वेट उसके हाइट के हिसाब से है, उसका BMI यूजुअली 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। 18 से 25 के बीच में यानी नॉर्मल वेट का इंसान है। 25 से 30 से कम अगर है तो उसे हम ओवरवेट कहते हैं, और 30 से ऊपर जब जाता है तो उसे हम ओबीस कहते हैं। अब उसमें भी डिवाइड किया गया है
30 से 35 से कम है अगर, तो वो क्लास 1 ओबेसिटी होता है। 35 से लेके 40 से कम है तो उसे क्लास 2 ओबेसिटी कहा जाता है, और अगर 40 के ऊपर है तो उसे क्लास 3 ओबेसिटी कहा जाता है। सॉरी नहीं, और ऐसे ही बहुत सारे सुपर ओबीज या मॉर्बिड ओबीज हाँ, टर्म्स हैं जो अलग अलग Academic उसमें यूज किया जाता है। जी, अच्छा सर, ऐसा कहा जाता है कि ये जो ओबेसिटी है ये पश्चिमी देशों की बीमारी है, वेस्टर्न कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज, जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज जिनको बोलते हैं। तो भारत में ये कितना कॉमन है ओबेसिटी? 1974 में एक स्टडी हुआ था जहां पे भारत के और सारी दुनिया के ओबीज लोगों की संख्या और जैसे कंसेंसस होता है वैसे ही किया गया था। तब से लेके अब तक ओबेसिटी की मात्रा 3 से 4 गुना इन पिछले 50 से 60 सालों में बढ़ी है। अमेरिका और जो दक्षिणी अमेरिका के कुछ देश हैं जैसे मेक्सिको वगैरह, यहां पर ओबेसिटी की जो इंसिडेंस होती है ये लगभग 40 से 50% है। मतलब उनके पॉपुलेशन के 40 से 50% लोग ओबीज हैं। भारत में अभी उस संख्या पर हम नहीं पहुंचे हैं, पर अगर हम 1974 का स्टडी देखते हैं तो हमारी ओवरवेट और ओबेसिटी की संख्या 2.5 से 3.5% थी, और अभी ये जो स्टडी हुआ है उसी स्टडी का फॉलोअप जो 2020 में किया गया था, हमारे ओवरवेट और ओबेसिटी की संख्या 20 से 25% पहुंच चुकी है। तो एपिडेमिक है, काफी बड़ा ये तो एपिडेमिक। सर इसमें सर कुछ ऐसा डिफरेंस है क्या कि शहर में और गांव में डिफरेंस है, कुछ जगह ओबेसिटी ज्यादा है क्या, ऐसा कुछ? मोटापा आपका इनकम, आपके सोशल स्टेटस, आपके एजुकेशन, इस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ये हर इनकम ग्रुप, हर सोशल स्टेटा के लोगों को, कोई इंसान पढ़ा लिखा है, 12वीं पास है या ग्रेजुएट है, इससे कोई लेना देना नहीं। गरीब लोगों में कम पाया जाता है पर नहीं पाया जाता है ऐसा नहीं, ये हर सामान्य लोगों में हो सकता है। सर एक चीज और ये बताइए कि माना जाता है जैसे सिर्फ उनको होता है जो खाने पीने पे कंट्रोल नहीं करते हैं, उनकी इच्छा शक्ति या विल पावर खाने में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ये सही है कि गलत है? ये सोच एक मिथ है बेसिकली। ओबेसिटी एक मल्टीफैक्टोरियल इशू है, इसमें बहुत सारी चीजों का कंबाइंड इफेक्ट आता है, तो इसको हम किसी एक चीज को दोष नहीं दे सकते। इसको समझने के लिए हमें अपने पेट, अतलियां, ब्रेन, फैट सेल्स से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं और इन हार्मोन्स का एक दूसरे पर कितना इफेक्ट पड़ता है, और इन हार्मोन्स का जो कंट्रोल या रेगुलेशन मैकेनिज्म होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और इन सब को लेके ओबेसिटी एक बीमारी के रूप में शरीर में आती है। किसी एक चीज को पकड़ के हम नहीं बोल सकते कि हाँ बस ये इस वजह से मोटा है। तो इसका आपका जो कैलोरीज इनटेक है, आउटपुट है, ये इंसान के हाथ में नहीं है। आप कम खाते हो पर अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है तो आपके हाथ में नहीं है कि आपके ऊपर इतने खाने का वजन कितना बढ़ सकता है या कितना कम हो सकता है। ये सब उस चीज पर निर्भर करता है। साहब एक चीज और ये बताइए कि मोटापे का शरीर पर क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? जैसे किसी का ओबेसिटी बहुत ज्यादा है तो उसका शरीर पे क्या क्या नुकसान पड़ सकता है, कौन कौन से अंग पे क्या क्या उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव पड़ सकता है? तो मोटापा हमारे शरीर के हर हिस्से, हर ऑर्गन पे इफेक्ट करता है, तो इसीलिए इसे हम मेटाबॉलिक डिजीज कहते हैं। तो इसमें मोटापे की वजह से लोगों को डायबिटीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट की बीमारियां आ सकती हैं, लंग्स की बीमारियां आ सकती हैं, लीवर के इश्यूज आ सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि एक इंसान फ्लैट सो नहीं सकता क्योंकि उसका मोटापा इतना हो जाता है कि उसके जो सांस की नली है उसका रास्ता भी, जब वो फ्लैट लेटता है तो उसका जीभ और जो अपनी नली होती है वो दब जाती है और वो सांस नहीं ले पाता, इसलिए उसे हर 5 मिनट या 15 मिनट या उसकी सीवियरिटी पर आधे घंटे में
उठ के बैठ जाना पड़ता है क्योंकि उसे ऐसा फील होता है कि उसका दम घुट रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी पेन बहुत ही प्रचलित है, और जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो है कैंसर। ओबीज लोगों में पाया गया है कि ऑलमोस्ट 13 से 14 प्रकार के कैंसर का इंसिडेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्मल वेट के इंसानों के। और अभी जो अपने यहाँ कोविड फैला हुआ था पूरे विश्व में, उस दौरान जो स्टडीज किए गए, ओबीज पेशेंट में कोविड होने वाले लोगों को ज्यादा मॉर्बिडिटी, ज्यादा मोर्टेलिटी हुआ है ऐसे लोगों में। तो ये हर चीज को इफेक्ट करता है। ओबेसिटी वाज द मेन फैक्टर, One of the main factor, yes. उसके बाद फिर डायबिटीज और सब आया। Yes. ये मैंने भी पेपर में पढ़ा था। अच्छा साहब, बच्चों में जो बच्चे रहते हैं आजकल देखा जाता है कि जो एफ्लुएंट घर के बच्चे हैं उनमें, और ऐसे भी बच्चों में, बहुत बच्चों में आजकल देखा जाता है कि ओबेसिटी बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब उनको देखेंगे तो बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ता जा रहा है। तो इसका क्या रीजन क्या है, और क्या ये एक्चुअली बढ़ रहा है या हम ऐसा हमको लगता है? चाइल्डहुड ओबेसिटी इस वक्त एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसमें बेसिकली जेनेटिक्स के अलावा उनका एनवायरमेंटल फैक्टर और उनका बिहेवियरल फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पिछले कुछ सालों में चाइल्डहुड ओबेसिटी ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ी है। उनका लेस अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, उनके कंप्यूटर और स्क्रीन टाइम ज्यादा बढ़ना, जंक फूड खाना, ये सब तो कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। पर उसके अलावा जो बिहेवियरल और फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल, उनके फैमिली इश्यूज, उनको अगर जंक फूड फ्रीली अवेलेबल है घर में, इन सब चीजों का बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। और ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर इसे अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे आने वाले जनरेशंस, ऐसा हम पीडियाट्रिक सर्जन में कहना है कि ऐसा इशू आ सकता है कि आगे आने वाला जनरेशन इस जनरेशन की मात्रा में उनकी उम्र कम होगी, जबकि उसका उल्टा होना चाहिए कि जनरेशन वाइज लाइफ स्पैन बढ़ना चाहिए। पर अगर ओबेसिटी को कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे आने वाले जनरेशंस का एज कम होता जा सकता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसका, मतलब बचपन से लेकर के और एडल्टहुड तक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे किसी को ओबेसिटी है तो खाली एक्सरसाइज करने से या खाने में कंट्रोल करके ओबेसिटी कम कर सकते हैं क्या? ओबेसिटी मीन्स मोटापा। तो जैसा कि मैंने बताया कि अपना शरीर हमेशा अपना एक बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करता है। तो जब हम डाइट या एक्सरसाइज करते हैं तो हम शुरुआती पीरियड में हम अपना वेट काफी लूज करते हैं, पर जैसे ही हम वो वेट लूज करते हैं, जो अपने बॉडी का रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो अपने शरीर का कैलोरी इंटेक बढ़ाने की कोशिश करता है, एक, और दूसरी अपने शरीर का कैलोरी बर्निंग जो होती है वो कम करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो वेट लूज कर रहा है। तो अगर एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज करने से, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उतना एक्सरसाइज करने से आप जितना कैलोरी पहले लूज कर रहे थे और आपने अपना वजन कम कर लिया है, तो अगर आप उतना ही एक्सरसाइज उतने समय में करेंगे तो अब आपकी कैलोरी कम बर्न होगी, तो आपका वेट लॉस कम होता है। इसलिए जब हम जिम जाते हैं तो हमारी शुरुआती दिनों में हमारा वेट लॉस बहुत होता है, पर जो लास्ट का पार्ट होता है वेट लॉस करना, वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर उसे बहुत ही रेजिस्ट कर रहा होता है, उसे बहुत ही रोकता है वेट लूज करने से। तो ऐसा होता है, इसे हम सेट पॉइंट थियरी कहते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि ऐसे बहुत सारे स्टडीज में देखे गए हैं कि जब डाइट करने से जो हमारा वेट लॉस होता है, ऑलमोस्ट 92 से 94% लोग अगले 3 सालों में अपना वेट फिर से रीगेन कर लेते हैं। एक्सरसाइज भी जब उसमें ऐड किया जाता है तो पुरुषों में यह देखा गया है कि अराउंड 5.3% पुरुष वेट लॉस करते हैं एक्चुअली। महिलाओं में यह संख्या और कम है।
तो डाइट और एक्सरसाइज आपका वेट को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पर उसका रोल वेट लूज करने में बहुत कम। तो जैसा कि आपने देखा कि ओबेसिटी यानी मोटापन ये एक तरह से एपिडेमिक मीन्स कि समाज में काफी फैला हुआ है और खास करके शहरी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा होगा मेरा ख्याल है, क्योंकि जंक फूड वगैरह शहर में ज्यादा लोग खाते हैं। तो ये आज एपिसोड हमारा जो 8 एपिसोड है टॉक विद विवेक का, उसमें हमारे साथ डॉक्टर ब्रिजेश दुबे थे। ये जानकारी दिया इन्होंने ओबेसिटी के बारे में। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे, ओबेसिटी का इलाज क्या है उसको लेकर हाजिर होंगे, 3 दिन बाद हाजिर होंगे। तो डॉक्टर ब्रिजेश सर, आप हमारे इस टॉक शो में आए और हमारे दर्शकों को आपने इसके बारे में जानकारी दिया, इसके लिए आपके हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके साथ ही हम अपने कैमरामैन मिस्टर रूपेश पेडनेकर उनके भी बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट एपिसोड में ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के साथ में आएंगे। नमस्कार।